Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, and served as an honorary physician to the President of India during 1997 to 2000. He is a recipient of several awards and honors such as Uttarakhand Garv, Doon Ratna, Ayurveda Chandrodaya, Panchacharya, Vaidya Ratnam, and National Citizen Award and the Pride of Doon. So please join me in welcoming Vaidya Dr. Malendu Prakash ji. किधर से है? मैं सर्वप्रथम आज की कॉन्फ्रेंस के आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक रस वैद्य को आमंत्रित किया, और इसके लिए मैं विशेषकर डॉक्टर राजकिशोर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आज उस डिपार्टमेंट में खड़ा हूं जिससे मेरे दो संबंध हैं। अभी मैंने पूर्व वक्ताओं के द्वारा सर पीसी राय जी का नाम सुना, तो सर पीसी राय जी मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मी बाबू, जो बिहार के गांधी कहलाते थे और एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो सर पीसी राय जी के स्टूडेंट थे। तो ये मेरा केमिस्ट्री से एक बैकग्राउंड है। और दूसरा, मेरे पिताश्री वैद्य चंद्र प्रकाश एक वैद्य थे, रस वैद्य। अभी मैंने रस की यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं सुनी, और जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने उन्हें कहा भी कि रस की बहुत सारी परिभाषाएं, पर डिपेंड करता है कि हम किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। तो रस केमिस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो रस शास्त्र जो एक केमिस्ट्री है, और जिसको हमने एल्केमी भी बोला। और ये बात ठीक है कि शुरू में जब ये बौद्ध पीरियड में नागार्जुन के जमाने में भारत को लिया गया, तो उसके दो रूप थे, दह्यवेद और लोहवेद, कि हम उससे निम्न धातु को सोने में बदलेंगे, और एक दूसरा रूप था देहवेद, कि हम इससे शरीर को स्थायी करेंगे, बीमारियों को ठीक करेंगे। और इसके लिए एक प्रोसेसिंग शुरू हुई, और ये आविष्कार हमारे देश की प्राचीन जो रस शास्त्र है उसका है। तो आज मैं आपके सामने एक जेनेटिक केमिस्ट्री वाला और बाइकर्म एक वैद्य, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे केमिस्ट्री कभी नहीं भाई। मैं बता रहा था राजकिशोर जी को कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग में मैं गुजरा था, तो मेरे को शिवरिंग हो रही थी, क्योंकि 11वीं में बहुत कम लोग फेल होते हैं। मैं केमिस्ट्री में ढुक गया। फिर 2 महीना टीचरों को थोड़ा ट्यूशन करा कर उनके जो भी अंदर खाना होता है मैं पास हुआ, पर फिर 12वीं में फिर ढुक गया, और अब की बार 3 में ढुका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और तीनों में भी लौटे। तो मेरे को 3 स्पेलिंग नहीं आती थी। मेरी पिटाई होती थी साइंस की स्पेलिंग बोलने पर, मुझे याद ही नहीं होती थी। एक प्रोफेसर की स्पेलिंग पे भी पिटाई होती थी। और अभी मुझे पता चला है कि देश की एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी मेरे को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का तमगा देने जा रही है इन साइंस, वो भी इन साइंस। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने ऐसे टॉपिक को छुआ है जो कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, और मुझे हिस्ट्री कभी पसंद नहीं है। और कल मुझे राजकिशोर जी ने कहा था कि आप इनॉग्रेशन सेशन में आके बोलिए सबके बीच में, पर
कल मेरा जन्मदिन था, तो मैंने कहा सर मैं बड़ी मुश्किल से 65 साल के बाद 65 साल का हूँ, पूरे 65 साल लगे। तो कल मैं रुद्रपुर में एक छोटी सी मेरी रसशाला है, रसशाला जहाँ पर मैं काम करता हूँ, अभी कुछ शायद पिक्चर्स होंगी उसकी, तो कल मैं यज्ञ करूँगा और फिर शाम को सुबह में वैद वाला काम करूँगा और शाम को केमिस्ट वाला काम करूँगा। एक गिलास में दूसरा गिलास मिला के करते थे शाम को कुछ वो वाला, क्योंकि मैं दोनों वैद भी हूँ और केमिस्ट्री वाला भी हूँ, पास हो गया था आखिर में। तो उसके बाद मैं आज सुबह 5 बजे चला, 2:30 बजे मेरा सत्र होना था, भागते भागते में आया। तो जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, 3 घंटे खूब पकाया इतिहास में, मुझे इतिहास बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और आप लोगों ने इतना बढ़िया इतिहास पढ़ाया कि नींद भी नहीं आई उसमें। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। रस शास्त्र की जब बात करती है तो रस का एक नाम है पारक। पारे को रस बोला गया है और रस को शिव भी बोला गया है। रसो रसेन्द्र सुतश्च, ये सब शिव के नाम है। और रसेश्वर, रसेश्वर में शिव का नाम है। इस स्लाइड को मैंने कई बार बनाया है, जब मैं रसेश्वर नीचे लिखता हूँ तो शिव जी की फोटो आती है, पर वो पता नहीं बनाते समय तो रहते हैं, दिखाते समय गायब हो जाते हैं। तो ये लॉर्ड शिवा है और जिसका ओरिजिन हमारे देश में करीब 5th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ नागार्जुन जी से, और ये लंबे समय तक चल के 8वीं शताब्दी के बाद जिन पुस्तकों का जिक्र किया, रसायण रस, रसे सार संग्रह, रस योग सागर, रस रसमुच्चय, ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक लिखी गई है। और रस शास्त्र is not only mercury. Mercury is the main ingredient of रस शास्त्र, but besides it contains substances of plant, animal and mineral origin. केवल इसमें भस्म ही नहीं है, केवल मेटल्स ही नहीं है, पर whatever it has, they are moderate to severely toxic in raw form, which is written in our classical text. And then there is a special methodology to convert this non-toxic into non-toxic form, and that process is called शोधन, मारण and पुटपाक। आज की जो पीढ़ी है, आप तो बहुत नए हैं, मैं भी कभी नया था, मुझे भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब हम शोधन बोलेंगे तो सिर्फ प्योरिफिकेशन बोलेंगे। तो अभी आपने बोला डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, कि आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजी है उनको संस्कृत से हिंदी करना और हिंदी के बाद जब इंग्लिश करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये शोधन नहीं है, ये बेसिकली एडिंग इम्प्योरिटी है। अब 24 कैरेट गोल्ड को क्या शोधित करोगे? तो आपको मेटल्स की मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक को बदलने के लिए जो प्रोसेस है उसमें शोधन है, एक मारण है, अनपुटपाक है, जिनको मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब ये देखिए आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रही है। इसमें एक चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर एक जिंक की परात है, नान मिट्टी की उल्टी रखी हुई है और ऊपर हंडिया में पानी रखा हुआ है। और इधर बराबर में शिवलिंग है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो पारे के बारे में लिखा है कि पारा को हम औषधि रूप में क्या बनाए? पारा वॉलेटाइल है। उस पारे को चंचलता को कैसे दूर करें? जैसे मन चंचल है, मन को एकाग्र कैसे करें, उसी तरह पारे की चंचलता को दूर करके उसको कैसे हम
औषधि रूप में लाने के लिए करें, तो एक प्रयोग है आयुर्वेद में उत्थापन संस्कार, ऊर्ध्वपातन। तो हमारी किताबों में लिखा है, गलत कुछ नहीं लिखा है, अलंकारिक भाषा में लिखा है, क्योंकि जिस समय ये पुस्तकें लिखी गई थी हमारे देश के ऊपर विदेशी लोग आने शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारी समृद्धि इतनी ज्यादा थी। विदेशियों को बुलाया और गुरु शिष्य परंपरा का जो आयुर्वेद था उसने किताबों में इस अलंकारिक भाषा में लिखा कि दूसरा तो समझ के घूम जाएगा, परंतु व्यवहार में वो कुछ और था। जैसे एक हिमालय की कंदरा में एक दिन शिव और पार्वती एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्रीड़ा करने लगे, अग्नि देवता वहां पर आए, तो आप कहोगे ये क्या, कौन सी पिक्चर दिखा रहे थे? पर उस अलंकारिक भाषा में एक बड़ा महत्व था जो गुरु और शिष्य को पता था, पर पढ़ने वाले को नहीं पता था। इसीलिए हमारे गुरु की महिमा है कि गुरु चाहिए, केवल किताबों से काम नहीं चलेगा। तो उसमें एक अष्ट संस्कार लिखा है, 16 संस्कार लिखा, और बोले अष्ट संस्कार करेंगे तो पारा जो है सोना बना देगा, पारद पत्थर बन जाएगा, खेचरी गति आ जाएगी कि पारे को मुंह में रखोगे आसमान में उड़ जाओगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां उसमें लिखी हुई है, पर गलत कुछ नहीं है, उनका बताने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। मेरे पास खेचरी गति है, मैं पारे का काम करता हूं, और मैं इतिहास नहीं हूं, मैं आज हूं। मैंने इन हाथों से कम से कम 300 किलो पारा तो जरूर रगड़ा होगा। 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मजदूरी करता था, खूब पारा रगड़ा है इन्हीं हाथों से। तो और खेचरी गति कैसे मिली है कि आप अभी गूगल पर डालोगे रिचेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन ऑफ इंडिया, तो उसमें आयुर्वेद का अंबानी में ही खड़ा हूं। वो क्या हुआ कि पारद के साथ जब किया तो पारद के वो सिद्धि करने के बाद यश और धन दोनों आपके पीछे आ गए। तो 40 साल की उम्र में पद्मश्री कब मेरे पास चल के आ गई मुझे पता ही नहीं। मैं देश का सबसे कम उम्र का पद्मश्री बना, और कब मैं देश का सबसे रईस वैद्य बन गया मुझे ये भी नहीं पता चला। तो खेचरी गति कौन है? जिसकी जेब में पैसा है, वो कहीं भी जा सकता है, यानी कि मैं गोली रख के जाऊंगा। तो शायद हमारे शास्त्रकारों ने सही लिखा कि जो पारे की सिद्धि करेगा वो खेचरी गति प्राप्त करेगा। तो अष्ट संस्कार जब लिखे तो उसमें पारद को लिखा है कि पारद को जड़ी बूटी में घोटे, ये सब करें। फिर आखिर में कहा था पातन संस्कार, पातन मीन्स डिस्टिलेशन, ठीक है, उर्दू पातन। तो पारे को नीचे से आग लगा रहे हैं, वो सीधा जाता है ऊपर, जैसे फ्लेम ऊपर ही जाती है। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो इसके लिए जो तरीके उन्होंने डमरू यंत्र बनाया है कि एक नीचे डमरू बनाएंगे, नीचे पारा रखेंगे, आग लगाएंगे और ऊपर ठंडा करते रहेंगे, पारा आ जाएगा। नहीं आता। हमने बीच में भी बैठ के आनंद चौधरी के साथ काम किया, करीब 80% पारा गायब हो जाता है। उसकी अदृश्य गति, जैसे आत्मा शरीर से निकलती है ऐसी पारे की अदृश्य शक्ति, वो किधर से चला जाएगा, किस रूप में चला जाएगा पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर विखंडन होने की शक्ति अलग है। जैसे हमारा मन चंचल है, कहां तक पहुंच सकता है, उसी तरह पारा भी विखंडित हो सकता है। पर पारे को जब इकट्ठे करेंगे तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा। तो हम बचपन में जैसे सपेरे सांप से खेलते हैं, हम क्योंकि रस वैद्य के घर में पैदा हुए, हम बचपन से पारे के साथ ही खेलते हैं। हमारा खेल था पारा, उस पर अपनी शक्ल देखना, उसको तोड़ देना, फिर जोड़ लेना, हम सब ये करते थे। कैसे उसको उठाएंगे, ये सब काम करते थे। तो उसमें एक पातन संस्कार है, ऊर्ध्वपातन, दूसरा है अधःपातन। पारे को आप ऊपर की हलिया में लगाएंगे, ऐसे ऊपर से आग लगाएंगे और नीचे गिरेगा, वो अधःपातन होता ही नहीं है, उसको तो ऊपर ही जाना है। तो ऊर्ध्वपातन तो हो जाता है, अधःपातन होता ही नहीं है। फिर एक तिर्यक पातन, जैसे आपका डिस्टिलेशन प्लांट है कि आपने कोई चीज ली, ऊपर गई और टेढ़ी होके आ गई। तो मेरे पिताजी ने तिर्यक पातन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ काम करने की कोशिश की। रुड़की यूनिवर्सिटी होती थी मेरठ के पास, वहां पर गए तो उनका अप्रेंटिस ही सीधा हो गया कि पारा टेढ़ा नहीं गया, बोला मैं सीधा ही जाऊंगा। तो जब हम तिर्यक पातन ही नहीं कर सकते तो हम अष्ट संस्कार कैसे करेंगे? तो दुनिया भर के फिर उसके बाद आयुर्वेद के कुछ लोगों ने तिर्यक पातन यंत्र बनाया। उन्होंने पूरे पूरी जो बॉटल थी उसी को गर्म कर दिया। तो इधर से भी गर्म किया, उधर से गर्म किया, तो एक तरह से हो तो रहा है ऊर्ध्वपातन ही, पर वो तिर्यक पातन कर दिया क्योंकि उसमें ऊपर स्पेस नहीं थी, ऊपर तक जाके मुड़ गया था वो। तो फिर एक किताब में लिखा है कि पारद को 7 बार तांबे के साथ
मर्दन करें, पिष्टी बनाएं, फिर उसको ऊर्ध्वपातित कर लें, फिर विषों के साथ मर्दन करें, फिर ऊर्ध्वपातित कर लें। ऐसा 14 बार जब करेंगे तो पारा जो है बुभुक्षित हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। भूखा मतलब वो खाने लायक हो जाएगा। तो पारा अपने आप में, जैसे शिव जी अपने आप में कुछ नहीं करते जब तक पार्वती उनके साथ काम नहीं करती, वो सृजनात्मक नहीं है। तो यहाँ पर अलंकारिक भाषा में शिव को पारा बोला, गंधर्व को पार्वती बोली। तब हमने कहा कैसे करें। अब संकेत रूप में लिख दिया, और दुर्भाग्य से मैं 84 में बीएमएस किया, मेरे पिताजी गुजर गए। वो काम करते थे, परंतु मैं चाहता था इस काम को करना। तो इसकी प्रेरणा मुझे मिली कुमाऊं के एक मंदिर में। जब मैं बैठा था तो मैंने वहां शिव जी के शिवलिंग को देख के मुझे प्रेरणा हुई कि ये शिवलिंग नहीं है, मेरा ऊर्ध्वपातन यंत्र है। तो उससे पहले मेरा पारा एनवायरनमेंट में जाता था, क्योंकि छीजन बहुत होती थी। हमने ये यंत्र बनाया, ये डबल वॉल्ड है, बीच में गड्ढा है, उसमें सेंधा नमक और राख वगैरह ये, क्योंकि वो इंसुलेशन का काम करती है। नीचे कॉपर और मरकरी का अमलगमेशन है और एक मिट्टी की नाद है। और तो शुरू में हमने गंधक उड़ा दिए जिससे उसके पोर खत्म हो जाए। और अब हम जो 500 ग्राम पारा लेते हैं, 14 बार डिस्कशन करने के बाद हमारे को 490 ग्राम पारा हमारे हाथ में मिलता है। फिर हुआ क्या, फिर आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ी। तब किसी ने बताया कि भाई जी आपका जो ये पारा है, जो नॉर्मल पारा है और ये 14 बार वाला पारा है, इसमें अगर एक ही चीज का फर्क है, शक्ल तो एक जैसी है। जैसे आप डिग्री लेने से पहले, डिग्री लेने के बाद शक्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कार से क्या होता है, संस्कार गुणांतराधानम, हमारे अंदर गुणों का परिवर्तन आता है। उसी तरह इस पारे की आउटर ऑर्बिट का एटम्स ओवर एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज भोगा, नाउ इट कोऑपरेट्स। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पारे का शोधन। पारे का शोधन के बाद हमारे पास दूसरा चीज आती है, और इसमें कुल 9 महीने लगते हैं पारे के उस प्रोसेस को जो 14 बार उड़ा के हम करते हैं। तो एक आयुर्वेद में लिखा है मेटल्स क्या होती है। मेटल्स को आप जब गर्म करते हैं और हथौड़ा मारते तो फैल जाती है। तो जब हम ये प्योर मेटल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है, टूटती नहीं है। पर अब उन्होंने कहा तेलम तकरे गवा मुतरे आमल के चक्रवत के, कि किसी भी मेटल को बारीक पत्र बनाकर सबसे पहले तपाएं और 7 बार तिल के तेल में डालें, 7 बार गौमूत्र में डालें, 7 बार मट्ठे में डालें, 7 बार कुल्थी की जड़ में डालें और 7 बार त्रिफले में। तेलम तकरे गवा मुतरे। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है कि फ्रेजाइल हो जाता है। तो मेटल तो मेटल रही, फिजिकल एपिडेंस खत्म हुई। जब कॉपर की शुद्धि कर रहे हैं यहाँ पर, ये फ्रेजाइल हो जाता है, ये हाथ से टूटने लायक हो जाता है। हथौड़ी मारते तो धूल बन जाती है। तो इट इज फ्रेजिलिटी। तो जितनी भी धातु है हमारे यहाँ, उनको इसी तरह से सामान्य शोधन किया जाता है। तो अगेन इट इज नॉट प्योरिफिकेशन, नाउ इम्प्योरिटी आनी शुरू हो गई। इसके बाद गंधक है। गंधक पार्वती, इसको पिघला के गाय की घी में और सिर्फ या किसी भी लिक्विड में इसको टाइट्रेट किया जाता है, तो ये चीज बन जाती है। इसके बाद शोधन हो गया। तो शोधन होने के बाद अब वो जो पारा आपको मिला, गंधक मिली, मेटल्स मिली, इन सबको आपस में मिला दिया जाता है, जिसको हम खरल में मर्दन कर रहे हैं, और जड़ी बूटियों के रस में। और यहाँ पर मारण, मारण के मीन्स मार डालना, इसको मार दो। जैसे हम जब मर जाते हैं, हम अपना पूर्ण रूप नहीं पा पाते हैं। तो माइथोलॉजिकल तो हमारे रूप होते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, पर शरीर दोबारा नहीं आता। उसी तरह इसका फिजिकल स्टेट को मारने की को बोलते हैं। और मेरे पिताजी जो कि वैद्य थे, उनके गुरु महाराज थे, और गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि मैं BSc भी हूँ, BMS भी हूँ, और एक ट्रेडिशनली वैद्य भी हूँ, तो कम से कम 150 साल का एक लीगेसी एक गुरु महाराज से पिताजी और पिताजी से मेरे पास ये विद्या आई है। तो उसमें उनकी जो बात सुनी कि जितने भी हमारा पंच महाभूत हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये पार्थिव तत्व से विद्यमान है, क्योंकि जमीन की तरफ जाते हैं।
तो भस्मीकरण क्या है कि उस पार्थिव तत्व में अग्नि का सहयोग किया, फिर आपने लिक्विड में घोटा, लिक्विड फैलता है, फिर अग्नि दी, तो इतने लघु हो जाते हैं कि ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, आग्नेय तत्व में बदलना। इसी तरह जब भस्म बन जाती है तो भस्म और नैनो पार्टिकल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो इट अटेन दैट, बट इट इज नॉट merely the nano particles of any metals, it has bioassays also that. तो इस समय ये जिस रूप में बदल जाती है आप उसको किसी भी तरीके से पूर्ण रूप में नहीं ला सकते। तो मर्दन के बाद इसकी वो टिक्की बनती है जो आपको दिख रही है, इसका ये गोल गोल टिक्कियां बनाई गई, चक्रिका बोलते हैं इसको। इसके बाद मिट्टी के बर्तन, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन इसलिए जरूरी कि मेटल्स रिएक्टिव, मरकरी के साथ आप किसी भी मेटल को लेंगे तो उसके साथ रिएक्टिव करेगी। तो मिट्टी के बर्तन में इनको हमने सील किया है इन टिक्कियों को सुखाने के बाद, और फिर इनको हमने भट्टी में डाल दिया है। अलग अलग भट्टी हैं, नीचे उपले लगाए गए हैं, बीच में इसको रख दिया गया है, और एक छोटा सा प्लस लगा के तो टेम्परेचर ऐसे जाता है ऐसे जाता है। जब ये ठंडा अपने आप हो जाता है तब इसे स्वांशील बोलते हैं, और फिर इसको दोबारा जड़ी बूटी डाल के घोटते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमारा प्रोसेस है। और आपने सीधे मकरध्वज का नाम सुना होगा, ये पारा गंधक और सोना डाल के ये करीब 6 महीने में तैयार होने वाली दवा है कि जिसमें इनका अमलगम बना के सोने के साथ इसको उड़ाते हैं। दिन रात आग जलती है, सतत धधकती है ज्वाला, वो है मेरी रसाला। मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ आपसे, तो मेरी जो लैब है जहाँ पर ये दवाइयाँ बनती हैं आप सबके लिए विजिबल है। ये सब गंधक जानना होगी। अब सवाल था, अभी आप लोग बात कर रहे थे रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए दवा कैसे बनेगी। सवाल मेरा भी था। गुरु जी ने दवा बनाई, बन गई, पिताजी ने दवा बनाई, बन गई, मैंने बनाई, बन गई। पर मैंने जब बनाई प्रसिद्धि साथ में आई तो मुझे बहुत सारे हाथ रखने पड़े, और रॉ मटेरियल वही, प्रोसेसिंग वही, टाइमिंग वही, पर दवा खत्म हो गई। तो मैंने क्या पाया कि खेत वही, खलिहान वही, बीज वही, ट्रैक्टर वही, खाद वही, दवा परात भी वही, चकला बेलन भी वही, चूल्हा भी वही, बनाने वाली बदल गई, रोटी जल गई। इसी तरह कुछ हुआ। तो मैंने कहा शायद गुरु जी डिवाइन थे, पिताजी सात्विक थे, पर मैं तो भाई शाम की केमिस्ट्री वाला आदमी, मेरे से लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कहा नहीं, देयर इज फिजिक्स। क्योंकि जब मैं निबंधन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 90s में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिली और एक सक्सेस ने मुझे दुनिया में प्रसिद्ध किया। मैं थोड़ा सा समय जरूर लूंगा, पर मैं सोने नहीं दूंगा किसी को। 86 में एक बच्चा था 2.5 साल का, जिसको लंदन में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर हुआ। उसका इलाज क्या है? कीमोथेरेपी, रेडिएशन। 3 साल ठीक रहा, फिर उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई। तो दुनिया में आज भी ब्लड कैंसर का इलाज क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पर ल्यूकेमिया में एक सत्य आज भी है, रिलैप्स रिमेन एज अ रूल रेदर देन एक्सेप्शन। रिलैप्स खूब होते हैं। उस बच्चे को 6 महीने के बाद रिलैप्स हो गया, और जब वो रिलैप्स हुआ तो आयरिश थे, वो इंडियन थे, बोले बहुत हुआ हिंदुस्तान में जाके, अब जो भी है इसकी जिंदगी खत्म हो गई तो धूमधाम से इसको विदा करते हैं धरती से। वो हिंदुस्तान में गए, दिल्ली में। और कश्मीरी भाई दिल्ली में एक पेडियाट्रिशियन थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा मेरठ में एक वैद्य है, वो कैंसर का इलाज करते हैं। और उस बच्चे को लेके वो नहीं चाहते हुए भी मेरे पास आ गया, बोले साहब इलाज करो। मैंने कहा भाई मुझे तो आता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं कभी। बोले फिर भी इलाज करो, क्योंकि आप मना कर रहे हो, इसलिए हम आपसे इलाज कराएंगे। और उन्होंने चांदी की भस्म से बनी हुई दवा और पाले से, गंधक से बनी हुई दवा दी। और वो बच्चा जिसका आखिरी जन्मदिन जुलाई में मनाया गया था, वो 19 साल के बाद एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। ही रिमेन डिजीज्ड। और इस बच्चे ने मुझे प्रसिद्धि दी। तो सबसे पहले मेरे पास केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, मेडिकल रिसर्च, MRC, लंदन सिटी माइंड, लंदन से रॉयल मार्जन के लोग आए। उन्होंने कहा कि दवा का फॉर्मूला क्या है, एक दवा दे दो, हम इसकी एनालाइज करेंगे। मैंने सर आपको फॉर्मूला चाहिए क्या? तो I still remember the smile on the face of the Britishers
उन्होंने कहा कि तो बहुत ही डल्लू बैठती है, तो हमने मांगा लिफाफा, ये तो पूरा पैकेज ही दे रहा है। फार्मूला मेरा बहुत आसान है, पर प्रोसेसिंग डिफरेंट है। तो वो दवा ले गए एंड दे डिड फास्ट एटम बम्बार्डमेंट ऑन दैट मेडिसिन, दे कुड नॉट इवन आइसोलेट दैट। क्या चीज बन गई, दे कुड नॉट आइसोलेट इट। तो इन दवाइयों को बनाने के लिए जो तरीका था, और जब मेरी प्रसिद्धि हुई, दुनिया में नाम हुआ, तो जाहिर है कि अंदर बाहर आज मैं 300 बार से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुका हूँ। खिचड़ी गति है पूरी, जब चाहे तब, जहां चाहे वहां। तो मैंने कहा कि गड़बड़ क्या है। तब मेरे दिमाग में आया कि जो दवा मैं मर्दन कर रहा हूं, हमारे लिखा है कि एक मेटल को शुद्ध कर शोधन करने के बाद मिला के मर्दन किया जाए। अब मैंने मर्दन किया आई से, दृढ़ता के साथ करें। हमारे गुरुजी बोल गए, और जब चेले ने पूछा गुरुजी कितनी देर और करना है, करो। तो पहले तो गुरु और शिष्य, अभी गुरुजी की नजर इधर गई, जब 4 लोग इधर से निकल गए। गुरुजी ने उधर देखा तो 4 लोग इधर से निकल गए। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हो गया। तो गुरु शिष्य का तल्लीनता खत्म हो गई। तो उस समय गुरु का जो सुपरविजन था वो क्वालिटी कंट्रोल था। अब वो क्वालिटी कंट्रोल तो खत्म हो गया। तो गुरु जी 8 घंटा घोटना है, घड़ी देखी 8 घंटे हो गए गुरु जी, पर वो वैसे घोट रहे हैं, ऐसे 8 घंटे तो होती है, ऐसे नहीं घोट रहा है। हमने कहा भाई किसी आदमी को बोलते कि घोटो, तो कहता दूसरा आदमी ढूंढ लो, दूसरा तो उसका भी बाप आएगा। कहता कहां तक हम दूसरा आदमी लाएंगे। तब हमने ये पार्टिकल साइज एनालाइजर लाए, और ये देश में उस समय में लगाने वाला सबसे पहला था 1990 में। ये हमने स्लाइड रखी माइक्रोस्कोप के नीचे, और माइक्रोस्कोप आपका लगा हुआ है कैमरे के साथ, कैमरा जुड़ा है इस कंप्यूटर के साथ। तब हमने देखा कि हमारी जो दवा मर्दन हो रही है, कैम्ब्रिज में इसका मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन लिया। देन आई फाउंड कि जो दवा, इसको फिर मैं लेके आया, और समय के जो तत्कालीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे नारायण साहब, उनको मेरी बातें बहुत पसंद आई। मैंने कहा सर मैं दवा बना रहा हूँ, पर मेरे को नहीं पता मैं बना क्या देता हूँ, डालता तो हूँ कुछ, पर बन क्या जाता है मुझे नहीं पता। मुझे केमिस्ट्री की मदद चाहिए, इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये काम कैसे करती है, कब तक खानी है सर, मुझे फार्माकोलॉजी चाहिए। और एक मरीज कुछ नहीं होता सर, इसके ऊपर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी होनी चाहिए। नारायण साहब को मेरे अंदर एक साइंटिस्ट की बातें सुनाई थी, पता नहीं कैसे मेरे अंदर साइंस घुसा हुआ था, शायद वो नाना जी के जी एक्टिवेट हो गए होंगे। तो ये पार्टिकल साइज में लेके आया, तो हैरानी की बात क्या हुई कि सबका मिनिमम पार्टिकल तो एक ही आ रहा था 40x पे 0.18 माइक्रोन, पर जो अपर लिमिट थी जो मैं हाथों से घोट रहा था उसमें कोई भी 5 माइक्रोन से ऊपर नहीं था, ज्यादातर 2 माइक्रोन से नीचे थे 90%। पर जो मेरे वर्कर्स थे उनका साइज 11,000 माइक्रोन तक था, चाहे वो मशीन से घोट रहे थे चाहे हाथ से घोट रहे थे। मैंने कहा भैया 8 घंटे गए, 10 घंटा गए, अब जब तक मुझे ये नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसका काम नहीं करूंगा। तो हमने पहली बार देश में पार्टिकल साइज एनालाइजर आयुर्वेद के मर्दन संस्कार का स्टैंडर्डाइजेशन किया। आज हमारे जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, हम चक्रिका बनाने से पहले इसको करते हैं। तो डाबर भी बोलता है, वैद्यनाथ भी बोलता है, खुद पापेश्वर भी बोलता है कि सर वी कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं चलो सबसे बड़ा धनवान मैं हूँ, 16 लाख का एक पार्टिकल साइज एनालाइजर अगर मैंने लगा रखा है तो लगा रखा है, पर दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस। और आज हमारे यहाँ जो दवा बनती है कम से कम प्रोसेस कंट्रोल करते हैं तो वही बनती है। दूसरा चीज है हमारे आग लगा। अभी गौमूत्र की बात हो रही थी, तो मैं गौमूत्र इस्तेमाल करता हूँ, पर कौन सा जो इकट्ठा किया हुआ हो 3 घंटे के अंदर, वो भी बछिया का, उसका पीएच हमेशा एसिडिक आता है, कभी एल्कली नहीं आता, पर 3 घंटे के बाद तो चेंज होने लगता है। तो आप पता नहीं कौन सी गाय पकड़ के लाते हो, क्योंकि गौमूत्र को 3 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। तो मैंने गाय पाली हुई कि गाय पालना और गौशाला और रसशाला साथ साथ चलती है। और दूसरी बात है, गाय कौन सी अच्छी है, इसके पास इंडियन पासपोर्ट हो और चरी हुई हो। ऐसा नहीं कि आपने डाली तो शाहीवाल और बांध के खड़ी कर दी। तो मेरे यहाँ सारी गाय हैं, और सब गायों का मैंने देखा है वो खुली हो, अच्छा चारा मिलता हो, खुली रहती हो, तो उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ना दूध में फर्क है।
हम लोग कहते हैं A2 दूध पिएंगे तो डायबिटीज नहीं होगी। तो मेरे पिताजी को डायबिटीज, उन्होंने जिंदगी भर थापर करके दूध पिया था। कभी उन्होंने बेचारों विदेशी गाय की शक्ल भी नहीं देखी, मेरे ताऊ को, चचा को। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज अभी आई है, पर हमारी गाय जितना वनस्पति जंगल के हिसाब से खाती है, जितना घूम के आती है, वो औषधि गुण वाली होती है। यानी कि 12 महीने आप उसे जो गाय के फीड आते हैं, काउ फीड आते हैं, कैटल फीड आते हैं, उनको खिलाते हैं। तो इसके बाद आया टेम्परेचर की बात कि हमारे यहाँ पहले मर्दन करो, फिर उसको आग लगाओ। अब आग लगाने में मैंने देखा कि यार ये टेम्परेचर कितना लगाया जाए। हमारे लिए क्या है कि इतना बड़ा गड्ढा हो, 1 हाथ गहरा हो, 1 लंबा हाथ गहरा हो, 2 बिलांद हो, ये उस समय के क्लासिकल पैरामीटर थे। मैंने उस हिसाब से भट्टी बनाई। तो शास्त्रों में एक वन गोबर का उल्लेख है। वन गोबर में गाय जब खड़े होके गोबर करती है, अपने आप सूख जाए थे वन गोबर। तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन था, जैसे बकरी की गोली एक जैसी बनती है, कौन कुदरत में बनाता है, क्वालिटी कंट्रोल नेचर का बहुत अच्छा है। तो उसी तरह हमारा वन गोबर था। अब वन गोबर तो मिलेगा नहीं, अंदर पकड़ लेंगे आपको। तब आप उपला लेने जाओ तो बोले भाई उपले चाहिए हमें, वजन से तो मिट्टी मिला देंगे। गिनती से कहो तो पेपर भी शर्मा जाएगा, इतना पतला बनाएंगे। तब क्या करें? हमने फिर गाय पाली, गाय को जो से खड़े होकर गोबर के जहाँ पर उसको सूखने दिया, और इस तरह 200-300 लोग इकट्ठा करके एक स्टैटिस्टिशियन को पकड़ा कि भैया इसका जरा निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तब उसने हमें साइज बनाया, और उस साइज के लिए हमने फॉर्मूले बना के अपने उपले पथवाने शुरू किए। और उपले पथवाने के बाद हमने देखा कि अब हमारा उपला तो स्टैंडर्ड हो गया। अब फर्क क्या है? फिर एक उपले को, अब दिमाग में साइंस क्वेश्चन चल रहे हैं कि आग का क्या फर्क है, क्योंकि जो मैं दवा पका रहा हूं उसका रंग कुछ और आ रहा है, मेरे वर्कर पका रहे तो कुछ और आ रहा है। फिर हमने हीट सेंसर लगाया, उसमें देखा कि वही साइज का उपला, उतने ही उपले 150 डिग्री का फर्क आ रहा है। तभी 5 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम शिवरिंग करेंगे, और बढ़ जाएगा तो कपड़े उतार के बाहर फिरेंगे। तो 150 डिग्री का फर्क था। तो हमने क्या किया, उसको भी स्टैंडर्डाइज किया कि उपले के टुकड़े कितने होंगे, कैसे आग लगाई जाएगी, और इसके लिए हमने हीट सेंसर लगा के कंप्यूटर कंट्रोल हीट फर्नेसेस बनाई। उसी तरह गर्म होगा, उसी तरह ठंडा होगा, कूलिंग लगा के। ये बात है कि महंगा जरूर था, पर हमने ये प्रोसेस कंट्रोल किया इसका। और अब इसकी केमिस्ट्री क्या है? तो शुरू में मैं MD करने गया था आयुर्वेद में कि शायद कुछ शोध होगा, पर मुझे कहते हुए हिचक नहीं होती कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस में आयुर्वेद के अलावा सब कुछ होता है। वहां पर मैं MD करने गया था तो बात होती थी कुछ और कि हम इसको एसिड पर डाल के करेंगे तो ये रिएक्टिव करेंगे। तो आप कोई भी मरकरी लेंगे अगर और उसमें सोडियम वो HCl डालेंगे तो मर्क्यूरी क्लोराइड तो बन ही जाएगा थोड़ा सा। आप कहेंगे देखा इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड है, हमारी बॉडी में जाके ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड जिसमें XRD सबसे प्रमुख है, इसका उल्लेख करके, और मैंने इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री है उनके साथ कोलैबोरेट किया। थोड़ी सी दोस्ती हो गई, थोड़े कुछ मरीज ठीक करता रहता हूँ तो उससे जरा आसानी हो जाती है। तो आपके सामने मैं कुछ केस एग्जाम्पल दूंगा। मेरे पास इतिहास नहीं है, मेरे पास आज है। तो पहली एग्जाम्पल है अमर। और ये अमर क्या है? अमर एक मरकरी है, एक कॉपर है और एक सल्फर है, और इन तीनों को हमने लफ्फा एक्टिनेटर क्लाइटोटेट्रानेटर को नींबू का रस में भिगो के इसका रस 24 घंटे बाद निकालते हैं, इसमें मंथन करते हैं। दिस इज अवर रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल। तो इनको हमने लिया, और इसके बाद जब पहली बार हमारी प्रोसेसिंग हुई है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये आपका पहली प्रोसेसिंग के बाद है। पर जब हमने इसको 100 टाइम्स कर लिया है तब ये मिनरल बन गया। तो मुझे IC के साइंटिस्टों ने बताया कि भाई जी आपकी इस प्रोसेसिंग का एक फायदा हुआ कि वी कुड नॉट फाइंड ए सिंगल फ्री मेटल इन योर फिनिश प्रोडक्ट। शांति पढ़ो। ये फायदा कर रही है, नुकसान क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज दिस वाज द एक्सप्लेनेशन व्हिच आई गॉट फ्रॉम द केमिस्ट, एंड आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट for Ayurveda is the door of chemist. So that's why I'm very happy today कि chemistry department में
इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करेंगे, फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, बायोसाइंसेस करेंगे, बट विदाउट दैट सर, विदाउट ABCD आई कैन नॉट मेक ए सेंटेंस. केमिस्ट्री इज द ABCD ऑफ रसशास्त्र. वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसके लिए जरूरी है. तो जो दवा बनी ये केमिस्ट्री है सर. अब मेरे से आप बोलेंगे साहब वो जो लिखा हुआ है ना, इससे क्या लिखा हुआ है, CuSO4, तो उसका पढ़ा भी नहीं जाता सर. अब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है. तो मेरे को नहीं आता, पर मैं जो बना रहा हूँ वो ऐसा कुछ बन रहा है. अब ये मंडूर है, मंडूर एक आयरन ओर है. मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि कैसे हमारे ऋषियों ने सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर उसमें औषधि गुण है कैसे पहचाना. हो सकता है योग की शक्ति हो सकता है उनकी भेदक शक्ति हो, मुझे नहीं मालूम. पर मंडूर क्या है, सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर है, उसमें 2% भी एलिमेंटल आयरन नहीं होता है, आप निकाल नहीं सकते. पर उसको उन्होंने एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला बनाया और शोधनाशक इसके बारे में लिखा है. ये रॉ मंडूर है, फिर इसको हमने तपा के बुझाया. और इसकी भी खासियत है कि आयुर्वेद में लिखा है कि एक मंडूर ऐसा है जिसको केवल गोमूत्र में तपा के बुझाएंगे तो सबसे अच्छा बनता है. फिर दिमाग में सवाल आएंगे कि ऐसा क्या है, त्रिफले में पकाया, मट्ठे में पकाया, 700 तरीके से पकाया, गौमूत्र में पकाया, बड़ी गाय में पकाया, बछिया में पकाया. तो पता चला जिस गौमूत्र को 3 घंटे की गौमूत्र इकट्ठा की हुई बछिया के पेशाब में 21 बार बुझाया गया, उसमें से सिलिका ही गायब हो गया. अब कैसे गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, मेरे को नहीं मालूम. तो हमने क्रिस्टलाइजेशन किया, रॉ मटेरियल को शोधन किया, शोधन के बाद मंथन किया और टिक्की बना के और बाद में मंडूर भस्मा बन गया. तो डेफिनेटली ये पत्थर आप हाथ से तोड़ नहीं सकते और उसको आप उंगलियों में बीच में कर देते हैं. केमिस्ट्री तो है इसके पीछे, और ये केमिस्ट्री एक वैद्य नहीं बता सकता, इसे केवल आप लोग बता सकते हैं. आखिरी से नहीं, शुरू से लेके आखिरी तक जो प्रोसेस हो रहा है उसके साथ बिल्कुल आई टू आई काम करके कर सकते हैं. ये अगेन ये आप लोगों की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है, कि हाउ दैट रॉ मंडूर कन्वर्ट्स इनटू दैट मंडूर भस्मा. तो इसमें मुझे बताया गया कि हीमेटाइट नाम का कोई चीज होता है, ये इसमें मिल जाता है. दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मंडूर भस्मा. इट टुक अस 2 years डिफरेंट बैचेस विद IISc बैंगलोर. और इन सब कामों करने के लिए मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि कोई देता ही नहीं है. बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, पर कॉन्फ्रेंस के लिए पैसे मिल जाएंगे आपको. पर जब आप एक्चुअल वर्क करने चाहते हो, साहब पहले तो किताब में रेफरेंस बताओ, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. तो मैं ये सब पैसा जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ इसमें लगाता रहता हूँ. ये सब सेल्फ फंडेड रिसर्च है. देयर इज नो फ्री मैटर इन दैट. अब केमिस्ट्री तो हो गई, बात होगी केमिस्ट्री हो गई, बना ली. अब क्या करेंगे, ये फायदा करती है कि नहीं करती. तो मैं क्योंकि एक वैद्य हूँ, मैं उस परंपरा का वैद्य हूँ जो अपनी दवा बना के मरीजों को डायरेक्टली देते थे. हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स ने बहुत अच्छा कानून बनाया हुआ है, और अभी शायद सरकार की नजर उस पर पड़ी नहीं कि मैं एक किसी भी रॉ मेटेरियल को जो कि हमारे शेड्यूल 1 में है उनको मिला के किसी भी प्रोपोर्शन बना के डायरेक्ट मरीजों को दे सकता हूँ. सेक्शन 33E में ये इम्यूनिटी मेरे को मिली हुई है, एक हकीम को और एक वैद्य को. तो हम दवा बनाते हैं, मरीज को दे देते हैं. जैसे आप मेरे घर आएंगे, मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, पर यूरोप के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें आप अपने घर में खाना ही नहीं खिला सकते, आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, और उसके लिए तो फिर आपको चाहिए. तो इससे क्या हुआ कि हमको एक फायदा हुआ कि हम अपनी प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं. और मैंने उसी कानून का करते हुए एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, कॉम्टे का साइंटिफिक मॉडल है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन विद इन सेट पैरामीटर लीड टू हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट टू थ्योरी. उस मॉडल को मैं फॉलो करता रहा. तो क्लिनिकल एफिकेसी है. सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्यूट प्रोमाइलोसिस ल्यूकेमिया. सर बुरा मत मानना, आप लोगों ने लिटरेचर तो बहुत रिव्यू किया, बट इट इज ऑल अवेलेबल. सिल्वर बेस्ड कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज अ नोन फैक्ट. इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टडी. आपको पता नहीं मिले क्यों नहीं, इसको भरा पड़ा है सब. तो ये एक APML है, और इसका मेरे पिताजी से चांदी की भस्म, जवाहर मोरा जदुबार, मैं अपने नुस्खे सबको बताता हूँ. इसमें जड़ी बूटी भी है, इसमें मिनरल भी है, मेटल भी है,
उसके साथ जो दवा बनाई 1982 में, ही इंसिडेंटली ट्रीटेड ए बॉय हु हैड ल्यूकेमिया एंड देयर वाज नो कीमोथेरेपी दैट टाइम इन 82। डॉक्टर ने उसे कुछ घंटे बताया था, और अभी मैंने 2 साल पहले इसका पेपर छापा है, 37 years ongoing survival, longest survival in the world of this type from India. तो इसके बाद I treated 2 cases, और then I wanted to do a control study, pilot study. आयुष्मान कहता था जब तक इस दवा की केमिस्ट्री नहीं पता होगी, टॉक्सिसिटी नहीं पता होगी, मरीजों को नहीं देंगे। आयुर्वेद के लोग कहते थे इसका क्लासिकल रेफरेंस बताओ, उसके बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। और इस जद्दोजहद में 14 साल लगे। 14 साल के बाद मेरे से इलाज करे हुए एक सज्जन देश के हेल्थ मिनिस्टर बन गए। तो जब बन गए तो उन्होंने सबको बुला लिया। उन्होंने एक ही सवाल पूछा सबसे कि ये वैद्य जी अपनी गली में बैठ के जो इलाज करते हैं, ये कानूनी है कि गैर कानूनी? बोले साहब बिल्कुल कानूनी है। ही इज अलाउड टू ट्रीट पेशेंट्स हूएवर कम टू हिम। वो मरीज जी इनका काम है, पर इनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बोले अगर इन वैद्य जी को हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जगह देते हैं और इनसे कोई मरीज इनको दे नहीं, और मरीज इनके सामने आए, अगर आप इनको कंट्रोल स्टडी में करेंगे तो कोई दिक्कत है? तो एक IAS साहब समझ गए कि मंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला सर इट इज पॉसिबल। तो 14 साल के बाद आई रिसीव्ड प्रोजेक्ट, इसका नाम था पायलट स्टडी, सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके लिए मुझे 3,30,756 रुपए दिए। और इसके लिए कैंसर कमेटी बनी, उसका प्रोटोकॉल बना कि डायग्नोज कहाँ होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होंगे, IRCH में होंगे, 90 दिन बाद फिर होंगे। और इसमें 11-15 मरीज आए, और ये ल्यूकेमिया ऐसा है जिसमें ज्यादातर मरीज 1 महीने में मर जाते हैं। तो 4 मरीज नहीं बच पाए क्योंकि प्लेटलेट कम होते थे, तो 11 मरीजों ने 90 दिन का इलाज पूरा किया, और 11 के 11 मरीज ठीक हुए। दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली रेफरेंस ऑफ दैट टाइप इन द वर्ल्ड सो फार। US एंड यूरोपियन पेटेंट। अब बड़े मजे की बात है, हम लोग बड़े उछलते हैं पेटेंट मिल गया। अरे पेटेंट तो मिल गया, पर दुनिया को दवा तो नहीं मिली। तो वाई वी आर सो मच कंसर्न अबाउट पेटेंट? कोका कोला का पेटेंट नहीं, पर दुनिया को मिलता है, और हमारा पेटेंट में से, पेटेंट ऑफिस से पेटेंट ही गायब हो जाता है। NRDC ने इसको पेटेंट कराया, और उसके जब फाइल खोजने गए तो ऊपर का कवर तो था, अंदर का सब सामान गायब हो गया। उस समय डिजिटल था ही नहीं। पर मुझे मालूम है कोई कितना भी चोरी कर ले, तो 3 साल तपेगा नहीं, इसको बना नहीं पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट ए वन डे जॉब। आप एक दिन में PhD को रेप्लिकेट ही कर सकते, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके बाद ये बहुत सारे साइटेशन है, पब्लिकेशन है, और आज भी भारत सरकार के पास जब भी कोई डेलीगेशन आता है, चाहे मोदी जी, ओबामा का हो, चाहे दूसरा हो, वहां पर एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर मुझे दिखाया जाता है, यस वी हैव ट्रीटेड कैंसर बिकॉज इट इज CCRS। पर इसका जो ड्रग डेवलपमेंट है, नेक्स्ट फेज, इसको 98 में हो चुका है, पद्मश्री भी दे चुका, पेटेंट भी हो चुका, वो अभी भी जिस रफ्तार से चल रहा है, तो पता नहीं मेरे पोते के होने तक शायद कुछ काम हो जाए। तो दूसरा माइग्रेन का नाम आपने सुना होगा। माइग्रेन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेडेक। Incidentally, in my clinical practice, I found that one of the treatment protocol is able to cure migraine, not in neurology. और फिर हमने retrospective, prospective, ये थोड़े से साइंस के वर्ड हैं, और उसके बाद सेफ्टी स्टडी, randomized, फार्माकोलॉजिकल, ये सब करने के बाद पाया क्या कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ये दवाइयाँ थी, नारियल नमक, एक नारियल में नमक डाल के हम फूंक देते हैं, बन गया। अगेन केमिस्ट्री के लोगों को बताना है, क्योंकि मेरा फार्मूला वो नहीं जो मैंने डाला है, मेरा फार्मूला है जो बन गया, जो कि बगैर केमिस्ट्री के इसको हम नहीं बता सकते। एक है इम्बो, जिसमें मंडूर भस्म और 18 जड़ी बूटियां हैं। एक न्यूमैक्स है, इसमें कुछ तांबे की भस्म, चांदी की भस्म, जड़ी बूटियां मिला के है। एक रसोन रोटी है, जिसमें हींग, गंधक, 7-8 जड़ी बूटियां हैं नींबू के रस में, और एक गोदम की मिश्रण है। ये जो दवा है, डोजेज एंड ड्यूरेशन मरीज को देके माइग्रेन को हम हमेशा के लिए क्योर करते हैं। We don't control it. The term cure comes from my mouth only. Why so? Because we have done a randomized controlled clinical trial at Department of Neurology, All India Institute, जहाँ पर इस दवा से पता चला, और इसको हम पब्लिश भी कर चुके हैं। This is the proof. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतिहास क्या है, ये वर्तमान है, कि ऐसा हो चुका है। ये हमारे पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस एंड पब्लिकेशन दैट कंटिन्यूज ऑल ओवर। न्यूट्रिशन एनीमिया, मैंने माइग्रेन के दौरान देखा कि माइग्रेन के जो पेशेंट आते हैं उनमें सिर दर्द के अलावा एक
फीचर मिलता है थकावट, फैटीग। फैटीग क्यों मिल रहा है? ना तो न्यूरोलॉजी है, कुछ नहीं है। तब हमने जब देखा कि इनमें सबको माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है, खून की कमी है, फैटीग का, और दवा खाने के बाद देखा मुंह लाल हो रहा है, थकावट दूर हो रही है, तो देखा उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है। तो नारिकेल लवण से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, कोकोनट में नारियल डाल के बनाए, इम्बो से भी नहीं बनेगा। ये न्यूमेक्स है, कुछ गड़बड़ घोटाला इसके अंदर है। तब हमने इसको देखते हुए एक स्टडी की और इसको हमने आयस, तब इसको हम सूर्यशेखर सीतोपलादी, न्यूमेक्स इज नथिंग स्पेशल, क्लासिकल दो दवाइयां हैं सूर्यशेखर और सीतोपलादी, जिसको हमने एसएस बोला है। तो 600 पेशेंट्स में एक ग्रुप को न्यूमेक्स दी गई, एक को आईएफए दिया गया, एक को आयुर्वेदिक आयस दिया गया, और जब देखा गया कि 90 डेज के बाद कि जिसमें न्यूमेक्स दी गई वो सबसे सेफ था, बट इट वाज बेटर देन आईएफए, एंड दिस वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस कि नॉन आयरन आयुर्वेदिक कंपाउंड वाज बेटर देन आयरन फॉलिक एसिड। तो क्या हुआ? इससे आयरन को कैसे किया? अंदर की केमिस्ट्री अलग है, जिसके लिए आपकी श्रीमती जी का रोल है बायोकेमिस्ट्री, पर उससे पहले केमिस्ट्री का रोल है व्हाट इज न्यूमेक्स। फिर साइंस एक जगह नहीं रुकती, हमने फिर दूसरी स्टडी में पाया गया कि ये न्यूमेक्स का जो रोल है वो एक सिंगल डोज करके देखा, इट इज इंप्रूविंग, दैट वाज पब्लिश्ड। तीसरी स्टडी की गई, तब तक हमारी थोड़ी सी कछुआ खरगोश की दोस्ती हो गई कि जमीन में कछुआ खरगोश के ऊपर बैठा और नदी में खरगोश कछुए के ऊपर बैठा, तो दौड़ आसानी से हो गई, स्पर्धा खत्म हो गई, हम आपस में मिल के काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जिसमें आयरन और न्यूमेक्स दोनों दिए गए, उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा हुआ। इसका मतलब कि आयुर्वेदिक की जो नॉन आयुर्वेदिक कंपाउंड है, ये खाने में से, भोजन में से आयरन के एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है। तो बॉडी की केमिस्ट्री भी काम कर रही है, पर बॉडी की केमिस्ट्री से पहले केमिस्ट्री है, उसके बगैर हम दोबारा बना नहीं पाएंगे, बेंचमार्किंग नहीं कर पाएंगे, फॉर्मुलेशन नहीं बना पाएंगे। ये न्यूमेक्स है, ये मिलती है। एक तीसरी बीमारी एलर्जिक राइनाइटिस, 30% पॉपुलेशन सफर करती है। हमने अपने क्लिनिक में पाया कि एक दवा है इम्बो, 18 जड़ी बूटियां और मंडूर बसम, जो अभी मैंने बताया, इसके साथ इसको मुंह में रखते हैं, 1 मिनट के अंदर आंख नाक खुल जाती है। इसके अभी मैं सब ट्रायल दिखाऊंगा, और आयुर्वेद के हिसाब से ठीक तरह से मुंह में ज्यादा काम करती है। कैप्सूल फॉर्म में काम खाएंगे तो काम नहीं करती है, टैबलेट में काम नहीं करती है, पर पाउडर को जब मुंह में रखते हैं, कहीं पर भी बगैर ग्लूकोज में इसका एब्जॉर्प्शन है, फिर वहां पर एक केमिस्ट्री का काम चल रहा है। तो इसके लिए अगेन रैंडमाइज्ड ट्रायल, केमिस्ट्री करें तो करें, काम करती है क्या? तो एक रैंडमाइज्ड ट्रायल किया, और इसमें पता चला कि ये दवा लिवोसिट्रिजिन से 4 गुना ज्यादा फायदा करती है और 4 गुना कम साइड इफेक्ट है, नो सेडेशन। आगे चलते हैं, फिर एक दूसरा ट्रायल किया। अब क्योंकि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक रेफरेंस खड़ा कर चुके हैं कि ऑल इंडिया में किसी बीमारी के ऊपर आरसीटी करने वाले हम पहले थे, इससे पहले देश में कभी हुआ नहीं। अब क्योंकि एक रेफरेंस बन गया, तो दूसरा रेफरेंस बना कानपुर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर 250 मरीजों के ऊपर इसका ट्रायल हुआ। और इस बार ये एक कदम बढ़ गया था, इसमें बच्चों में हमको एथिकल क्लियरेंस मिला भस्म वाली दवा के ऊपर, मेटल्स के ऊपर। और इसमें क्या पता चला कि जो आईजी और नेजल स्कोर है, ये लिवोसिट्रिजिन एंड मॉन्टेडिक्लास जो दुनिया की वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन है, उसके मुकाबले इनको सुपीरियर ही निकली, बराबर नहीं, सुपीरियर निकली। और दूसरी बात है नो साइड इफेक्ट। तो ये हमारा पेपर, और ये आपका इनको का नेजल स्कोर पे है, और पीछे वाला था आपका आईजी लेवल के ऊपर। तो अब हमारे पास ये पेपर छपा, अभी पबमेड जनरल क्यूरियस में छपा है, और दिस इज अगेन आई थिंक फास्ट एक्टिंग। प्रैक्टिस में पता चला कि ये दवा मुंह में जाने के 1 मिनट के अंदर नाक खोल देती है, छींके बंद कर देती है। 1 मिनट के अंदर क्या हो रहा है? तो ह्यूमन सलाइवा के ऊपर इस दवा को जब दिया गया तो पता चला 3 पीक आती है 1 मिनट के अंदर। और वो पीक क्या है, ये भी कोई केमिस्ट्री का बंदा ही बताएगा, नॉर्मल आदमी नहीं बता पाएगा। पर 1 मिनट के अंदर ये दवा काम करती है। लेकिन 154 लोगों के ऊपर सिंगल डोज स्टडी की गई, जिससे 90% से ज्यादा लोगों ने 15 मिनट के अंदर फायदा होने की बात की। इसी तरह इसका इम्यूनिटी इफेक्ट देखा गया एनिमल मॉडल में, डिफरेंट मॉडल्स पर, एंड इट इज अ वंडरफुल इम्यून मॉडरेटरी इफेक्ट। और यही कारण है कि कोरोना पीरियड में
ना तो हमने मास्क लगाया, ना हमने वैक्सीन लगाई, हमने क्या इम्बो खाई, बिकॉज इट हैज अ वंडरफुल इम्यून मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज। दिस इज इम्बो 18,000 net। अब ये लास्ट है जिसके ऊपर आज हम दुनिया में नाम कमा चुके हैं। करीब नियरली 2000 केसेज हैं। हम बड़ा अच्छा मेटिकुलसली गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के तहत डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस इज अ रैम्पेंट डिजीज, इट इज अ फैटल डिजीज एंड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। एंड हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है जो किताबों से बिल्कुल अलग है। अगर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पैनक्रेटाइटिस, साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ पैनक्रेटाइटिस, और साइटेशन कर देंगे इसको, हजारों लोग साइट कर चुके हैं। पर ये डेटा हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस का है। जब हमने 100 थे, 250 थे, 555 थे, 1100 थे, और अब जो 1881 है, what we are finding highest number of patients are from UP, then from Maharashtra. Though I am from UP, तो ठीक है, पर महाराष्ट्र के क्यों आते हैं? So this there is no survey of that type. तो ये डेटा वो है जो कि लैब से निकले हुए हैं, जो कि हकीकत से निकले हुए हैं। ये हमारा डेटा है। आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि हम लोग सिंगल केस रिपोर्ट बोलते हैं, एक मरीज ठीक हो गया। अबे मरे कितने, किसी ने दवा खाई, किसी ने नहीं खाई। तो वी हैव अ मेटिकुलस रिकॉर्ड। बेसिकली पैनक्रेटाइटिस इन इंडिया 92% पेशेंट डाई विद इन 10 years ऑफ द डायग्नोसिस। हमारे पास जो डेटा है इसमें 2% डेथ रेट है, और करीब 70% पेशेंट जो दवा इलाज बंद करते हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। सो दिस डेटा विल कीप ऑन रिपोर्टिंग बाय टर्म्स ऑफ बुकलेट और बाय टर्म्स ऑफ पब्लिक दिस पब्लिकेशंस। और इसका जो सबसे इम्पैक्ट है, जो कि हम अमेरिका में भी प्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल फोरम पर, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द रिडक्शन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमरजेंसी अटैक। यू कैन सी मोर देन 90% इन बोथ वे। तो इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का इम्पैक्ट है जो कि कोई भी आंख अंधा भी इसको देख के इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी तरह सस्टेनेबल इफेक्ट कि मरीज ठीक तो हुआ, और आयुर्वेद में जो दवा की डेफिनेशन है कि मरीज दवा बीमारी को ठीक कर सके, बीमारी दूसरी बीमारी पैदा न करे, और बीमारी दोबारा पैदा ना हो। तो ये दिखाती है कि जो मरीज हमारा ठीक हुए 20 साल से 25 साल से वो लगातार ठीक चल रहा है। और अब साइंस तो जरूरी है, एक क्लिनिकल है, तो इसके ऊपर 2 स्टडीज एनिमल्स पे की गई, और इसमें पाया गया कि पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। तो वो जो दवा मरकरी और कॉपर के साथ बनी, जो क्लिनिकली फायदा कर रही है, एक्सपेरिमेंटली वी कैन से इट हैज द पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। There is no other compound in the world so far which has shown pancreatitis protective property. Pancreatitis can be controlled, but it cannot be reversed, it cannot be arrested. So here there is a medicine and is a challenge with the chemistry. What is that medicine? और अभी पिछले हफ्ते की खबर है एल्सवेयर जर्नल। एल्सवेयर जर्नल में हमारा जो वर्क है, जो मेरे पिताजी ने 1970 में कमर को शुरू किया था, आई एम वेरी हैप्पी आई कुड क्रिएट ए रेफरेंस। मैंने बचपन में ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, पर मैंने मेंडल के बारे में जरूर पढ़ा था कि एक चर्च का फादर था, ना वो बायोकेमिस्ट था, ना वो केमिस्ट था, ना डॉक्टर था। उसने लाल मटर सफेद मटर के दानों को लेके ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट किया, कंपाइल किया, पब्लिश करके खत्म हो गया। तो ये जो मेरा पेपर है, हमेशा के लिए जो अमर की कहानी है, अमर होने जा रही है। दिस इज माई लेटेस्ट पब्लिकेशन, दिस विल बी रिलीज विद इन अ वीक। रस शास्त्र जब बोले थे, पालिका शास्त्र, मेटल थेरेपी, ये जो है कन्वीनियंट है, बहुत आसानी से खाया जाता है, कोई काढ़ा नहीं लगाना, कोई मसाज नहीं करनी, कोई बस्ती नहीं करनी, और फास्ट एक्टिंग है, सस्टेनेबल इफेक्ट है, और सस्ती भी है। क्योंकि जब हम कॉस्ट टू वैल्यू करते हैं, हमारे पास जो पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट आते हैं ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपया खर्चा करके आते हैं। ऐसे भी पेशेंट जो करोड़ों रुपया खर्चा करके आए, पर हम उसके आधे में क्योर कर गए। तो दैट वे इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ है। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि आयुर्वेद और रस शास्त्र, मैं जब विदेशों में गया तो मैंने देखा आज नहीं 80s में ही ICI करके कोई लैब है, ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज करके है कोई, दे वर वर्किंग ऑन मेटल्स। तो मेडिकल जियोलॉजी इज हॉट सब्जेक्ट अब्रॉड। हमारे यहाँ अभी भी तकरार है, वो केमिस्ट्री का है, वो बायोलॉजी का है, हम लोग आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। तो जिस दुनिया में जियोलॉजी के लोग, मेटल्स का रोल, अभी आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड से एजिंग हो रही है,
जिंक कैसा होता है, तो आपके पास तो एक पुराना विज्ञान मालूम है, एंशिएंट रस शास्त्र, एंशिएंट केमिस्ट्री आपके पास मौजूद है, और मॉडर्न केमिस्ट्री के टूल भी हाउ स्टॉक्स यू, आपके पास रेफरेंस है। आपको रसायनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लाइव एग्जाम्पल्स लेके रिवर्स फार्माकोलॉजी के तहत इसके काम करने की दरकार है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि ये वर्जिन इंडिया है। अभी तक दुनिया में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है कि मेटल्स कैन वर्क, तो इट इज ओपन एरिया एंड सिंस वी हैव अ वेरी रिच रेफरेंसेस विद अस, इट कैन बी डन। और रिफाइनिंग ऑफ फार्मूला, तो क्या मेरी अमर फार्मूला कंप्लीट है? नहीं है। क्या इम्बो कंप्लीट है? नहीं है। क्या न्यूमेक्स कंप्लीट है? नहीं है। कोई भी कंप्लीट नहीं है। ये अजरबैजान का वो पेट्रोल है जो कीचड़ के तौर पे जलता हुआ है। तो किसी अंग्रेज ने देखा कि समुद्र में आग लगती है, भूत प्रेत नहीं है, उसने कहा पे समुद्र छिछरा है, यहाँ की कीचड़ में आग लगती है। उसने कीचड़ को लिया और उसको रिफाइन करके ऑक्टेन और पेट्रोल बनाया। तो आज मेरे पास जो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, मैं आज भी वही बोलता हूँ कि मेरे पास चाहे वो अमर है, चाहे न्यूमेक्स है, चाहे इम्बो है, ये उसी तरह अजरबैजान की कीचड़ है। आप लोगों के माध्यम से अगर हम इसको रिफाइन करेंगे तो वी कैन रियली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट दिस कंट्री। और विद दिस वर्ड्स मैं धन्यवाद देता हूँ। आज लाल किशोर जी बोले गए जी, कल थोड़े हिचक रहे थे कि हमने पद्मश्री को बुलाया, हॉल में लोग कम है, बोले कल 200 थे। मैंने कहा सर क्रीम तो अभी बैठी है, वो तो सब उड़ गया पानी में, दूधर पानी होता है ना, तो पानी उड़ गया है। आप सब लोग क्रीम है, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ समाप्ति का जो सत्र होता है सबसे उखड़ा उखड़ा होता है, सबको जाने की जल्दी होती है, पर जिस शांति के साथ, धैर्य के साथ, तल्लीनता के साथ आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग टॉक रहा ये सेशन का, वैल्यूटरी सेशन का मीनिंगफुल टॉक रहा। An open challenge to the chemists and biochemists present here. Sir ने तो open बता दिया सबको, now we have to figure it out how these medicines are working. So the session is open for few quick questions before we start the valedictory session. आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं बस थोड़ा सा ये जानकारी चाहता था कि जैसे अगर इसको हम बड़े स्केल पे ले जाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल वहां पर हम कैसे मैनेज हो जाएगा? आपने कुछ तो दिखाया जैसे पार्टिकल साइज बिल्कुल हो सकता है। देखो एक दवा बनाओगे, एक रोटी माँ बनाती थी, डबल रोटी बनती है ना। तो आजकल जो मशीन है, वी कैन डू एवरीथिंग, कोई मुश्किल काम नहीं है, इच्छा शक्ति चाहिए। ये बिल्कुल सही आपने वो भी बताया, क्योंकि ये बिल्कुल एक लगभग हम सबकी जानकारी में रहता है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसमें जो मेन जो गुरु हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके काम करने में बहुत अंतर रहता है। तो मशीनों पर निर्भर हमारे यहाँ जो कहावत है ना कि गुरु कौन है, तो शिष्य को अपने से अच्छा बनाए। आजकल के गुरु चेहरे बनाते हैं, गुरु नहीं बनाते। तो गुरु को गुरु बनाने वाले होने चाहिए, आपको चेहरे बनाने ही नहीं। और दूसरी बात है कि शिष्य कौन है, तो दोनों में फर्क हो गया। पहले गुरु शिष्य थे, आजकल टीचर एंड स्टूडेंट है। बच्चे को डिग्री चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, दोनों अलग हो गए हैं। पर जो जनूनी है वो जनूनी रहेंगे। सब चीजें संभव है सर। मैंने जो आपको दिखाया है कि आज हम 2000 मरीजों का 97 से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वी आर द ओनली वन इन द कंट्री हु हैव डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि मैं भी कई माध्यम पर इस पे पहले मैंने बात करी, चर्चा करी है, तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे ज्यादा सर वो लोग कौन है ना, आप जिनसे बात करते हैं, आप सबसे पहले कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से बात करनी बंद कर दो। क्योंकि उनको अगर प्रैक्टिस करनी आती है, पढ़ाने जाते हैं क्या? उनको प्रैक्टिस तो आती नहीं है, तो किताब में देख के तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। तो वो आप बात करो उन क्लिनिशियन से जो इलाज कर रहे हैं, आप ढूंढो उन क्लिनिशियन को जिनके पास मरीज ठीक होते हैं, फिर आप अपने किसी बच्चे को लगाओ कि कैन बी डॉक्यूमेंट टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो आपको पता चलेगा कि जो वैद्य है वो उसके पास 100 मरीज आते हैं, तो वो मुश्किल से 5% में काम करता है, एक पर्टिकुलर टाइप का काम करता है। आपने अगर डाइजॉक्सिन की कहानी पढ़ी हो, थोड़ी सी पढ़ो कि अंग्रेजों का राज था, चमोली में एक वैद्य थे और वो सूजन का इलाज करते थे। तो सूजन का इलाज करते थे, तो एक अंग्रेज था वहां पर, वो बायोलॉजिस्ट नहीं था, उसने कहा लोग ठीक होते हैं और बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते, तो जो ठीक होते हैं उनके पीछे लग गए।
पर उसने देखा कि जो सूजन की वजह है उसमें हार्ट है, किडनी है, लिवर है, एनीमिया है, केवल हार्ट वाले ठीक होते हैं। तो उसने कहा वेजी का दवा देते हैं। तब देखा एक हृदय आकार की दवा है डिजिटेलिस, वो दवा दी जाती है और उसने डिजिटेलिस से डाइजॉक्सिन बना दिया। तो उनका फार्मूला क्या रहा कि एक एल्कोहल एक निकालो, यहाँ पर हमारी जो दवाइयाँ हैं बॉडी के अंदर जाके काम करेंगी। तो वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिजीज, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट एंड पेशेंट इज डूइंग। तो एलोपैथी वहां पर तो काम कर पाई जहां पर वो एक कॉज को देख पाई, पर यहाँ पर तो मल्टीपल फैक्टर है। सो वी आर मास्टर ऑन दैट। जैसे माइग्रेन है, ये माइग्रेन की दवा इधर क्लिनिकल ट्रायल में तो काम की, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट में चूहों के ऊपर काम नहीं की, काम ही नहीं करेगी क्योंकि सेडेशन है ही नहीं इसमें एंटी कन्वल्सेंट है ही नहीं। तो इसके लिए हमें हर तरीके की केमिस्ट्री चाहिए। केमिस्ट्री लगेगी, बायो केमिस्ट्री भी लगेगी, फिजिकल केमिस्ट्री भी लगेगी, विदाउट केमिस्ट्री कुछ नहीं होगा। केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, सारी चीजें नहीं। सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है कि आपकी जो दवा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश स्टेज, उसकी आपको बेंचमार्किंग बनानी पड़ेगी, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। अब जब बन जाएगी, मेरा क्वेश्चन भी इसी बारे में था, बेंचमार्किंग को लेकर। बस वही मैंने बोला जो बनाया ना, जब बेंचमार्किंग बन जाएगी, टेक्नोलॉजी बन जाएगी, तो आप दवा बनाने वाले इकलौते होंगे। तो इट इज ए ब्यूटीफुल थिंग कि मर्क्यूरी इज कन्वर्टिंग इनटू मेडिसिन। ये हमारे गुरु महाराज ने किया, हमारे कर गए। तो दुनिया में मर्क्यूरी बैन हुआ, पर हमारे जो एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि चाह कर भी भारत सरकार हम ट्रेडिशनल वैद के लिए मर्क्यूरी को बैन नहीं कर पाए, क्योंकि वी हैव सच ए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। Professor Majumdar has a question. जहाँ पर आपने डिफरेंट स्टेट्स का ये दिखाया, can I have that slide? I don't know. सर ऐसे ही बता दीजिए जो भी था। No, उसमें जो like I saw that the UP has the highest. हाँ जी। हाँ, तो उसमें I don't know, like it's just a correlation. Maybe the food habits or maybe some kind of I don't know, just practice maybe different. I don't know, I have no idea. But Sir, that's the reason I wanted to see that. सर देखिए, I have nobody to comment on that, what is the cause. मैंने वो किया जो हो रहा है, Right. और आप सब लोग विद्वान हैं, Right. कॉज निकालना आपका काम है। The other thing is that आपने जो particle size analyzer दिखाया, that is like you're just measuring the particle size of the dry. नहीं, जब हम गुटाई कर लेते हैं ना सर, तो अभी तक हमको ये पता है, जब आटा गूंथते हैं, Right. तो पिज्जा बनाते हैं, उसकी गुटाई ज्यादा होती है, तो हाथ से भी गूंथते हैं, उसके फिर हमने मशीन बनाई है। Right. तो हमारे यहाँ जो मर्दन संस्कार है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी क्वालिटी एश्योरेंस फॉर दैट। तो हमने उस प्रोसेस के क्वालिटी एश्योरेंस के लिए पार्टिकल साइज लगाया है। आई हैव लीस्ट बॉदर कि व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ माय फिनिश प्रोडक्ट। मेरा ये था कि अगर वो नहीं होगा तो मेरी दवा कैसे बनेगी, तो अगर आटा ढंग से गूंथेगा नहीं तो रोटी कैसे बनेगी। तो मैं थोड़ा सा लॉजिकल होकर काम करता हूँ सर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। That's not the point. Point is this, that जो आपने अभी बताया था, जो the process, right? That is kind of human dependent. Like आपने बनाया तो कुछ एक टाइप का पार्टिकल बनाया, ऐसा होता था। अब मैं वहां नहीं रहता हूँ, तभी वही बनता है। भी वही बनता है। But now with the modern day science, with the use, actually we are planning to do certain things in this direction, and my vice chancellor is also supportive of that. That is, we are trying to use AI, artificial intelligence, in chemistry experiments, right? So that we get the same product, like whether I do it, whether my student does it, whether anybody does it, we are going to get the same product everywhere, right? So that's the next step, right? So I think your products can also be used in that, where we are going to use AI-controlled machines to create this kind of products. सर एआई के लिए भी कुछ फीड करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं करता है। जैसे मेरे से किसी ने पूछा रॉबर्ट और आदमी में क्या फर्क है, तो मैंने कहा रॉबर्ट वो करेगा जो आदमी ने उसके अंदर भरा है। ही कैन नॉट थिंक, वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता। जैसे मेरे पिताजी ने इंट्यूटिव है, फिर उन्होंने एक विजन बनाया जो काम करे। तो एआई इज इम्पोर्टेंट। मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि आपके केमिस्ट्री के बच्चे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है रामपुर, आप कभी आइए और वहां पर देखिए कि कैसे। मेरे पास एनसीएल के साइंटिस्ट आए, देहरादून में था उन दिनों,
और जब उन्होंने मरकरी को काम होते हुए देखा तो दरवाजे पे खड़े हुए, बोले अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा अंदर नहीं आओगे मैं तुम्हारे पर मरकरी मरकरी ऐसे एक तरफ तो शिव जी की बात करते हो, भगवान कभी भी तो हमारे आलंकारिक भाषा में विदेशियों का कुछ ज्यादा ही चम्मच हो गया, क्योंकि मरकरी अगर थर्मामीटर से निकलेगा तब टॉक्सिक होगा, जो लेड अगर गैस से निकलेगा तो होगा, पर भस्म अगर बनी गई है तो भस्म इज नॉन नैनो पार्टिकल। एक बार क्या हुआ ना, नैनो पार्टिकल का बड़ा फैशन चला, मैं तो देखता आ रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी देश की कंपनी है, उनके पास एक नैनो पार्टिकल के साइंटिस्ट साहब पहुंच गए, बोले साहब क्यों बिना बात ही भस्म बनाते हो, आप हमें दो इधर से मेटल और हम आप इधर से नैनो पार्टिकल बना के दे देंगे। तो उन्होंने कॉपर के नैनो पार्टिकल उनको बना के दे दिए। बाजार में आ गए सर, 3 महीने के अंदर सारी दवाओं ने बाजार में लेनी पड़ी कि मेटल विल रिमेन मेटल रेदर देन नैनो। हमारे यहाँ जो पार्थिव तत्व है, आग्नेय तत्व है, आपको इसको A to Z टोटलिटी में देखना पड़ेगा, केवल नैनो पार्टिकल नहीं देखना पड़ेगा। नैनो पार्टिकल देखोगे तो समझो PhD है, पर PhD लेने से आदमी विद्वान नहीं बनता, डिग्री वाला बनता। सॉरी, यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, गड़बड़ हो जाएगी। सर लगभग सारे PhD होंगे यहाँ पर। कुछ है, कुछ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपका टॉक सुनने के लिए। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मैं रुद्रपुर से आया हूँ, आपको सुना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने IISc बेंगलोर के साथ कोलैबोरेट करके, वहाँ की इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल लेबोरेटरी सब कोलैबोरेट करके आपने देखा कि जब ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये कंपोजिशन बन जाती है, इसलिए दवा काम करती है। नहीं, ये नहीं बोला मैंने, दवा तो काम कर रही थी। अब थोड़ा सा जानकारी मिली कि ऐसा इसमें मेटल नहीं है। मेरा सबसे पहले था कि साहब ये जो मैं दसी में बनाता हूँ कुछ तो पता चले, बट अब ये फाइनल नहीं है। अगर मुझे मौका मिले आप लोगों के साथ तो इस अमल को मैं और बढ़िया बना सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने परसेंटेज दिखाया कि 5% ये है, 26% ये है, तो वो सारे हम कंपोनेंट ले लें केमिस्ट्री के, उसी रेशो में मिला दें और वो आप जानो सर, मैं नहीं दूंगा। अमर बन सकता है क्या? मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब मुझे लगता है पार्टिकल साइज, मॉर्फोलॉजी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें बीच में आएंगी जो हमें बात करनी पड़ेगी। नहीं सर, अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो नहीं होगा। नहीं, शॉर्टकट नहीं है। नहीं, आप अगर उन चीजों को बाहर से लेके बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे एक होता है बायोलॉजिकल, एक कैल्शियम है, आप तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक सर, एक मोती है, पर मोती बायोलॉजिकल है जो बॉडी में एसिमिलेट हो रहा है। तो अभी आप उसको जरा अपग्रेड करने से ज्यादा पहले इसको समझ लीजिए, फिर आप उसको उधारते रहना। पर जब आप ऐसी दवा बना दोगे तो आपको एथिकल क्लियरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज यू डोंट हैव ए सिंगल रेफरेंस। और अगर आपने उस तरह बनाया तो आपके सारे चूहे मर जाएंगे, ये बात पक्की। नहीं, रेफरेंस तो आपने पब्लिश कर दिया ना। हमने जिस तरीके से बनाया है सर, ये जो तरीका है ना बनाने का, आप ओवरनाइट किसी को PhD नहीं करा सकते, उसे मास्टर्स भी करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, देन इट इज अ सीक्वेंस। ये मजाक की बात नहीं, ऐसे नहीं होता PhD। तो सिमिलरली इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल। एक रॉ आदमी को आप केवल डिग्री चिपका के तो नहीं बना सकते ना, वो तो उसी में था, कौन सी 3 इडियट में कि पढ़ा कोई डिग्री किसी और को मिल गई। तो आप वो वाला काम मत करो, आप फिलहाल ये देखो कि ये जो दवा है किस फॉर्म में काम कर रही है। अभी इसमें एक चीज है CUS 12% है, तो मैंने जितने भी बिजनेस बने उनके सबके बारे में पढ़ा, किसी के बारे में मिला, किसी के बारे में नहीं मिला। तो CUS द ओनली टॉक्सिक। आई थिंक आई नीड टू टेक इट फर्दर। तो मैं भी एक XRD मेरे को मिलने वाला है। आई वांट टू डू XRD आफ्टर ईच प्रोसेस। और मुझे नहीं लेना पड़ेगा, मुझे तो भीख मांगनी पड़ती है लोगों से, भैया ये दे दो वो दे दो। अगर आपका डिपार्टमेंट मेरे साथ काम करना चाहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डेवलप द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ विद यू। फिर बायोसाइंसेज कोई एक यूनिवर्सिटी मेरे को गोद दे देते हैं, वो सबसे रईस होगी, सबसे रईस। सर वी वुड बी वेरी ग्लैड। और सब PhD करके करेंगे, हर साल वाशिंगटन जाओगे। वो सर बता देंगे पालक को कहाँ रखना है। बस एक और जिज्ञासा है, क्वेश्चन नहीं है, मेरा ही है जिज्ञासा। हाँ बोलिए। जिज्ञासा ये है कि जो आपने ग्रीन मेडिसिन यहाँ पे बनाई, दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन, तो क्या ये मेडिसिन बाहर के देशों में भी उनको उतना ही रिकॉग्निशन मिला और उसी तरीके से लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं? देखिए मैं पूरी दुनिया जा चुका हूँ,
दुबई में भी मेरा क्लिनिक रहा, यूरोप में भी रहा, अबू धाबी में भी रहा, पर अभी जो प्रेजेंट लॉ है, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर आयुर्वेदा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब मेरे देश में 142 करोड़ है, जब यहाँ पर 74 करोड़ में लड़की आके नाचने लगती है, तो आज मेरा देश महान है। मैं 142 करोड़ में पहले काम करूंगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर मेडिसिन कंज्यूम बाहर के देशों में होती है। नहीं सर, जितने हम लोग बीमार हैं उतना कोई नहीं है। आज डायबिटीज के मरीज सबसे ज्यादा हमारे देश में है। 14 लाख लोगों को कैंसर 2022 में हुआ, पार्लियामेंट ने बताया। तो अभी बाहर को छोड़ दो, लेट द इंपोर्ट पेशेंट। मेरे पास मैं पेशेंट को इंपोर्ट करता हूँ, FDA doesn't approve, I will not bring my medicine there। क्यों बनाऊंगा मैं जज अपना? दिस इज द पॉइंट। अपनी इकोनॉमी। अगर आपके पास अमेरिका में 36 लाख 36 मिलियन लोगों को माइग्रेन है वहां पर, और 4% को है कि ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मेरा माइग्रेन फ्री कर दो। तो इफ यू कैन इंपोर्ट पेशेंट इन इंडिया, पहली बात तो सेफ है, हमारा खर्चा कम होगा, आमदनी कमाएंगे ना। तो पहले जब तक दवा की केमिस्ट्री डेवलप नहीं होती है, जब तक फार्माकोलॉजी डेवलप नहीं होती है, वी से नो वी कैन नॉट, वी विल नॉट कीप आउटसाइड। हम पेटेंट भी नहीं कराएंगे। पेटेंट कराने का मतलब है कि आपने उनको दे दिया, उन्होंने रिफाइन करके बना दिया। तो पेटेंट तो बना बनाया अपना काम देने का है, हमने इसको अनपेटेंटेबल करा, पब्लिश कर दो, आप भी दौड़ लगाओ। तो अमर की दवा मैंने आपको दे दी है, पेपर भी है, आपको रिसर्च गेट पे खूब सारे मिलेंगे मेरे पेपर। तो आपको जो करना है वो करो, पर मरीज मरेगा तो मेरे को कोट मत करना, मैंने नहीं कहा कि आप जाके करो। आप शाम वाला काम कर रहे हो, कॉकटेल। थैंक यू वेरी मच। वैसे एक क्वेश्चन मेरा है, यहाँ और लोग भी शायद जुड़ जाएंगे इसमें। माइग्रेन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, और एलोपैथी में कहा जाता है इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आप किसको कह रहे हैं क्यूरेबल है, मेडिसिन लें ठीक हो जाता है। एलोपैथी वाले कुछ दिन दवाई खिला के छुट्टी कर देते हैं, कहते हैं अपने लाइफस्टाइल पे सुधारो। नहीं, छुट्टी नहीं कर देते हैं, हाथ झाड़ देते हैं। हाँ हाथ झाड़ देते हैं। तो आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए, अभी आपने थोड़े साल पहले एक जापानी को नोबेल प्राइज मिला, सर कार्डियन साइकिल, सुना है नाम इसका? यस सर। सर कार्डियन साइकिल। व्हाट इज सर कार्डियन साइकिल? टाइम पर उठो, टाइम पर सो, टाइम पर खाओ। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी सर कार्डियन साइकिल फॉलो करते थे बिफोर 1970। 70 से पहले जो बड़े शहर थे वहां तो पीने का पानी घर में आ जाता था, पर जो छोटे कस्बे थे वहां पर क्या होता था, एक गांव के बाहर या कस्बे के बाहर एक कुआं होता था, और घर में शौचालय नहीं थे। तो कई बार किसी के जाते थे तो बोलो सुबह मंदिर चलो, अरे मंदिर क्यों जा रहे हैं भाई? तो मंदिर नहीं, वहां पर जाके डोडा लेके खेत में जाना था। और औरतें थोड़ा सुबह जल्दी जाती थी क्योंकि उनको अंधेरे में जाना होता था, तो वो बाय डिफॉल्ट 2 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी। फिर अपना शौच आदि करके कुएं पर आके स्नान किया, और स्नान करने के बाद थोड़ी देर अपने को सरेंडर किया परमात्मा के सामने। चाहे सरदार किया तो वाहिगुरु भी किया, इनका भी गुरु पर्व है, सुबह का समय बोला है, और चाहे मुसलमान है तो उसने फजर बोला है, हिंदू ने ब्रह्म मुहूर्त बोला है। तो बाय डिफॉल्ट दे वर वॉकिंग, दे वर टेकिंग शावर, एंड जब तक घर में आए तो चूल्हा जल गया, तो चूल्हा भी टाइम पे जलता था और हम टाइम पे खाना खाते थे। तो हम बाय डिफॉल्ट कि अगर सूरज छिपने लगा तो सूरज छिपने के साथ खाना खा लिया, तो दैट वाज बाय डिफॉल्ट वी वर टेकिंग इट। माइग्रेन कहाँ से आया? माइग्रेन सबसे पहले दुनिया में विदेशों में आया। और क्यों आया? मेरी मर्जी। अरे 24 घंटे तो अमेरिका में खाना मिलता है, दोबारा गर्म करके खाना खाते हैं। आपकी शादी तो हो चुकी है। अगर आपकी पत्नी एक बार को 2 बार बोलते तो कैसा लगता है? अगर ये एक बात को 2 बार बोलते हैं, आप क्या करते हो? तो इसी तरह उस खाने को जब दोबारा गर्म करते हो उसकी पीएच बदल जाती है, प्रोटीन पायरुविक एसिड में सारी केमिस्ट्री तो चलती है। ये केमिस्ट्री आप दुनिया को बताते क्यों नहीं हो कि खाना दोबारा गर्म करके खाओ? तो माइग्रेन है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। और जब सबकी मेरी मर्जी हो जाती है, मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी बन गया मैं रिचेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन ऑफ इंडिया। एक माइग्रेन के मरीज ने मेरे को ठीक होने के बाद, नोटबंदी के बाद 53 लाख रुपया कैश में दिया। 53 लाख ठीक होने के बाद इनाम में। नोटबंदी के दौरान? नोटबंदी के बाद नए वाले नोटबंदी के दौरान तो बहुत लोगों ने वापस किया नहीं। नोटबंदी के बाद ठीक होने के बाद 53 लाख रुपया उसने कैश में दिया। बोले भाई जी नंबर 2 में दूंगा, मैंने कहा खपा दूंगा, सब कोई बात नहीं।
तो माइग्रेन जो है, तो आज हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको एक प्रोग्राम बनाएं कि हम इसका केमिस्ट्री पार्ट करेंगे, फिर आप बैठिए यहाँ पर, इस मामले में तो आपकी सहमति हो जाएगी, ये केमिस्ट्री करेंगे, आप बायोकेमिस्ट्री करो। हाँ वही बायोकेमिस्ट्री नहीं, इसमें तो पति पत्नी नहीं रहोगे ना, फिर साइंटिस्ट हो जाओगे। तो ये वाला काम केमिस्ट्री का पार्ट, बायो साइंटिस्ट। तो हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आपने इतिहास तो बहुत बताया पर रसायन और रस तो मेरे को समझ में नहीं आता, आपको कहाँ से समझ में आएगा? तो ऑब्सोल्यूट है सर आज की तारीख में। सबसे अच्छी किताब अगर आपको पढ़नी है रसशास्त्र की, उसका नाम है रस तरंगिणी। रस रत्न समुच्चय भी अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत मुझे आता है, और मैं एक क्रियाशास्त्री हूँ। रसशास्त्र पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक छोटा सा ग्रुप लेके आप रसशास्त्र में आइए। मेरे यहाँ कोई चीज सीक्रेट नहीं है। वैसे रसशास्त्र के बारे में लिखा है कि इसको सीक्रेट रखो। सीक्रेट कितना रखो? एक गंदी बात है। उसमें लिखा इतना सीक्रेट रखो जैसे आप अपनी माँ के प्राइवेट पार्टों को गुप्त रखते हो। तो वो समय था जब हमारे पास विदेशी आक्रमण थे कि शायद इस बहाने हम किसी को बताएंगे नहीं। बेसिक था कि हम अपने कंट्री को सेफ गार्ड करें। और आज का जमाना बदल गया है, और हमारे रिश्ते भी बदल गए, हमारा रहन सहन तरीका बदल गया है। अब गोवा बीच पे जाओ ना तो सारे एक जैसे घूमते मिलते हैं। तो हमने इस विद्या को गुप्त नहीं रखा है, सबको बताया है और बता भी रहे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी वैद्य को आप देश के बुला लो, भाषण तो देके चले जाएंगे बहुत लंबे लंबे, पर किसी के पास भी डेटा नहीं है। तो आपके पास मैंने एक डेटा दिया है, और इस डेटा के साथ आपके सामने एक चैलेंज दिया है कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास है, व्हाट इज द केमिस्ट्री अनटिल अनलेस वी टेक इट केमिस्ट्री एंड वी टेक इट फर्दर। ये एक अगेन क्रूड पेट्रोल है जो ऐसा काम कर रहा है, रिफाइन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, है ना गाना, कोई मेरे पैरों में घुंघरू बजा दे तो फिर मेरी चाल देख। तो आप मेरी दवा के साथ एंशिएंट केमिस्ट्री के साथ मॉडर्न केमिस्ट्री को अगर जोड़ देंगे तो ये दवाइयां मानवता के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा वरदान होगी। और मैं चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं इसको आपको ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, डॉक्टर लेवल पर, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आप एक रिसोर्स पर्सन बनोगे। आपको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मेरी तरह आप भी 190 लोगों को रोजगार दोगे।